वेलकम बैक अगेन फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड समीर में। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में जैसे हमने बात करा था संधिगत नेत्र रोग कितने होते हैं उनके बारे में देखा था। साथ ही हमने देखा था कि उनके अंदर कौन कौन से दोष की प्रधानता रहती है। साथ ही चिकित्सा की हमने बात की थी। दोस्तों, आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको वीडियो को जरूर देख लें। उसी वीडियो पे बेस्ड हमारा नेक्स्ट वीडियो है कि संधिगत नेत्र रोग जो 9 है उनके अंदर जो मॉडर्न कोरिलेशन होता है वो क्या होता है, तो उसके बारे में समझते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली डिजीज हमने पढ़ी थी पूयालस। तो पूयालस का मॉडर्न कोरिलेशन यहां पर एक्यूट डेक्रायोसिस्टाइटिस से किया जाता है। तो किससे किया जाता है दोस्तों? पूयालस का एक्यूट डेक्रायोसिस्टाइटिस से कोरिलेशन किया जाता है। तो आप इसको ध्यान में रखें। आगे बात करें, नेक्स्ट है एलर्जी। एलर्जी का लेक्टेन्युलर किरेटोकंजक्टिवाइटिस से कोरिलेशन किया जाता है। तो एलर्जी का लेक्टेन्युलर किरेटोकंजक्टिवाइटिस से कोरिलेशन किया जाता है। आगे हमने बात करी थी 4 स्त्राव के बारे में, पूय स्त्राव, पित्त स्त्राव, कफ स्त्राव और रक्त स्त्राव। तो इन चारों का कोरिलेशन क्रोनिक डेक्रायोसिस्टाइटिस से किया जाता है। तो किससे किया जाता है दोस्तों? क्रोनिक डेक्रायोसिस्टाइटिस से इनका मॉडर्न कोरिलेशन किया जाता है। आगे बात करें परवणी की, तो परवणी का भी लेक्टेन्युलर किरेटोकंजक्टिवाइटिस से कोरिलेशन किया जाता है। यहां पर परवणी और एलर्जी में थोड़ा ही डिफरेंस है जो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, आगे मैं उसको समझाऊंगा। आगे बात करते हैं उपनाह की, तो उपनाह को लेक्राइमल सिस्ट से कोरिलेट किया जाता है। आगे बात करते हैं कृमि ग्रंथि की, तो कृमि ग्रंथि को ब्लेफेराइटिस से कोरिलेट किया जाता है। यहां पर हम आगे की वीडियो में आपको समझाऊंगा स्पेसिफिक, हम डेक्रायोसिस्टाइटिस को पढ़ेंगे, डिटेल पढ़ेंगे कि डेक्रायोसिस्टाइटिस क्या होता है, एक्यूट क्या होता है, क्रोनिक क्या होता है। तो इसके लिए एक नया वीडियो में बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको डेक्रायोसिस्टाइटिस पूरा समझाऊंगा। नेक्स्ट हम बात करें लेक्टेन्युलर किरेटोकंजक्टिवाइटिस की, तो लेक्टेन्युलर किरेटोकंजक्टिवाइटिस को जब मैं कंजक्टिवाइटिस पढ़ाऊंगा उस टाइम पे इस टॉपिक को हम कवर करेंगे। आगे बात करें लेक्राइमल सिस्ट की, तो लेक्राइमल सिस्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ओनली इसकी डेफिनेशन पढ़ना है। आगे बात करें ब्लेफेराइटिस की, तो ब्लेफेराइटिस भी इंपॉर्टेंट है, इसका भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो ब्लेफेराइटिस उस टाइम में आपको समझा दूंगा। तो यहां पर डेक्रायोसिस्टाइटिस, हमारा किरेटोकंजक्टिवाइटिस जो लेक्टेन्युलर किरेटोकंजक्टिवाइटिस है, जो कि कंजक्टिवाइटिस जब मैं पढ़ाऊंगा उस टाइम कवर करेंगे। तो दो चीजें हमको डिटेल पढ़ना है, तो डेक्रायोसिस्टाइटिस फिर कंजक्टिवाइटिस, देन नेक्स्ट हमारा आ जाएगा ब्लेफेराइटिस। तो 3 डिजीज हम मेनली पढ़ेंगे। सिलेबस के अंदर एपिफोरा भी है, उसको भी मैं आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों, इस तरह से इसका मॉडर्न कोरिलेशन होगा, ये आपको याद कर लेना है। आगे बात करते हैं दोस्तों, अब मैं एक एक डिजीज को आपको समझाता हूं कि कौन सी डिजीज क्या होती है। पूयालस की हम डेफिनेशन देखेंगे, बाकी सभी डिजीज की डेफिनेशन देखेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम के अंदर आपको अगर पूयालस पूछ लिया जाता है तो आपको कौन कौन सा पॉइंट को कवर करना है, तो उसके बारे में पूरा हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन समझ लेते हैं और डिजीज को समझ लेते हैं कि आखिरकार ये होती क्या है। सबसे पहले बात करते हैं पूयालस की। नेत्र की संधि में शोप होकर पाक होना और पाक के पश्चात सांद्र दुर्गंधित पस का स्त्राव होना, ये क्या होता है? पूयालस होता है। अब नेत्र की संधि में, तो दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में जब मैंने फर्स्ट वीडियो आपको पढ़ाया था वहां पे मैंने मंडल, संधि और पटल आपको पढ़ाए थे। तो नेत्र की संधि में शोप होना मींस इन्फ्लामेशन होना। अब क्या है, जैसे ये हमारी आंख है, ये यहां की संधि की ये बात कर रहा है कि इस संधि, यहां पर हमने बात करी थी कौन सी संधि होती है? कनीनक संधि होती है। तो यहां पर वाग्भट ने क्लियर किया है कि कनीनक संधि में होती है, लेकिन आचार्य सुश्रुत ने यहां पर क्लियर नहीं बोला है कि कनीनक संधि में होती है। उन्होंने खाली यह बोला है कि नेत्र की संधि में शोप होना और पाक हो जाना। अब शोप का मतलब इन्फ्लामेशन होना, तो यहां पर क्या होगा? इन्फ्लामेशन होगा। देन उसके बाद यहां पे क्या होती है? फुंसी का निर्माण होता है और वो क्या होती है? धीरे धीरे पक जाती है। तो आप पूरा इमेजिनेशन करें और साथ का साथ समझें। सबसे पहले क्या? नेत्र की संधि में, तो नेत्र की संधि कौन सी? कनीनक संधि मींस जो आंख है उसके जस्ट कोने में हमको देखने को मिलेगा। देन क्या होगा? उसके अंदर इन्फ्लामेशन होगा। देन क्या होगा? पाक होगा, वो पकेगी। पाक के पश्चात सांद्र दुर्गंधित पस का स्रावित होना। तो दोस्तों सीधी सी बात है, अगर जो फुंसी बनी है वो पकेगी तो उसके अंदर पस तो भराएगा ही सही। तो पाक के पश्चात क्या होगा? सांद्र दुर्गंधित पस का स्राव होना, और यही क्या है? पूयालस है। मैं साइड में आपको डायग्राम लगा दूंगा, आप साइड में डायग्राम से देख लेना किस तरह से ये डिजीज होती है।
यहां पर हमने इसका मॉडर्न कोरिलेशन भी देखा था कि क्या है, एक्यूट डेक्रायोसिस्टाइटिस, तो कंप्लीटली उसके साथ ये डिजीज फिट बैठती है। तो पुयालस क्या हो रहा है, नेत्र की संधि में, नेत्र की संधि में कौन सी संधि, कनिनक संधि में शोफ होगा, मींस इन्फ्लामेशन होगा, देन क्या होगा, वह पकेगी तो फुंसी सबसे पहले होती है तो होगी, देन उसके बाद उसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन होगा, देन क्या होता है, वो पक जाती है तो पकेगी, देन उसके बाद क्या होगा, उसके अंदर से सांद्र दुर्गंधित पस का स्राव होना, यही क्या होता है, पुयालस होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अलर्जी की। अब अलर्जी क्या, कृष्ण और शुक्ल मंडल की संधि में ताम्र वर्ण का स्थूल वृत्ताकार शोफ होना। अब दोस्तों इसका क्या मतलब है समझाता हूं। इसके अंदर भी, जैसे आपने मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा हो तो उसकी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप उसको जरूर देख लें, क्योंकि जो भी मेरे नए वीडियो होते हैं वो पुराने वीडियो बेस्ड होते हैं। आपको पुरानी चीज याद होगी तो नई चीज समझने में आसानी होगी। मैं एक बार और समझा देता हूं, ये क्या बोल रहे हैं कि कृष्ण और शुक्ल मंडल की संधि में। अब पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कृष्ण मंडल कहां होता है और शुक्ल मंडल कहां होता है। तो दोस्तों ये हमारी आइज थी, मैंने यहां बताया था आपको कि ये क्या होता है, ये जो ब्लैक मार्जिन मैंने बताई थी ये क्या होता है, हमारा कृष्ण मंडल होता है। देन ये जो शुक्ल मंडल होता है, ये व्हाइटिश एरिया हमको साइड में दिखता है, ये होता है हमारा शुक्ल मंडल। अब ये क्या बोल रहा है, कृष्ण और शुक्ल मंडल की संधि में। अब संधि का मैंने बताई थी आपको, जैसे ये व्हाइटिश पार्ट यहां पे खत्म हो रहा है और ये जो ब्लैक कलर की मार्जिन यहां से स्टार्ट हो रही है, तो संधि कहां पे होगी, यहां पे होगी। तो उस संधि में ताम्र वर्ण का, तो तांबे का जैसा कलर होता है वैसा ही यहां पर क्या हो जाएगा, स्थूल मतलब मोटी, ठीक है, वृत्ताकार शोफ का होना। तो गोल गोल एक इन्फ्लामेशन हमको देखने का दिखाई देगा, जो कैसे कलर का होगा, ताम्र वर्णी होगा। तो हमें ध्यान में रखना है कि अलर्जी क्या है, कृष्ण और शुक्ल मंडल, ये हमारा कृष्ण मंडल, ये हमारा व्हाइटिश शुक्ल मंडल, इन दोनों के बीच की जो संधि है वहां पर ताम्र वर्ण का स्थूल वृत्ताकार इन्फ्लामेशन शोफ हो जाना क्या कहलाता है, अलर्जी कहलाता है। इसका भी डायग्राम में साइड में आपको बता दूंगा। आगे बात करते हैं स्त्राव के बारे में। तो चारों स्त्राव को समझते हैं। इसका मॉडर्न कोरिलेशन हमने पहले भी बात की थी कि क्रोनिक डेक्रायोसिस्टाइटिस से करते हैं। अब इसका हम समझते हैं। तो जैसा हमने पुयालस के अंदर समझा था डेक्रायोसिस्टाइटिस के बारे में, ठीक इसी तरह ये जो पुस्त्राव होता है ये भी डेक्रायोसिस्टाइटिस होता है, लेकिन क्या होती है, थोड़ी क्रोनिक कंडीशन होती है, तो उसके बारे में देखते हैं। अब यहां पर टाइप बता रखे हैं, पूय स्त्राव, तो नाम से पता चल रहा है यहां पे क्या होगा, पूय का स्त्राव होगा, पस का सिक्रेशन होगा। तो संधि प्रदेश में पाक और स्त्राव होगा। तो वहां पे हमने ऑलरेडी बात करी थी कि जैसे ये हमारी आंख है, यहां पर कनिनक संधि में हम क्या बोल रहे थे, इन्फ्लामेशन होना। तो यहां पे क्या होगा, संधि प्रदेश में पाक होगा, देन उसके अंदर से क्या होगा, पस का डिस्चार्ज होगा। तो वही तो हम बोल रहे हैं, पूय का स्त्राव होगा। नेक्स्ट बात करते हैं पित्त स्त्राव। सेम कंडीशन में यहां पे दो जो इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी तो उसके अकॉर्डिंग देख लेना है। पित्त स्त्राव में क्या हो जाएगा, पित्त हम देखते हैं नीलवर्णी, पीतवर्णी, पित्त का गुणी होता है उष्ण, तो जल के समान यहां से स्त्राव होगा। तो पित्त स्त्राव के अंदर नील, पीत, उष्ण, जल समान स्त्राव होगा, ये आप याद कर लें। नेक्स्ट कफ, यहां कफ के अकॉर्डिंग हमको लक्षण देखने को मिल जाएंगे। कफ का श्वेत का वर्णी होता है सांद्र, पिच्छिल, वेदना रहित स्त्राव यहां पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं रक्त स्त्राव की। तो यह रक्त विकृति से उत्पन्न होगा और रक्त युक्त उष्ण स्त्राव निकलेगा। तो यहां पे क्या होगा, ये रक्त विकृति से होगा। तो ऑलरेडी बात कर चुके हम, क्योंकि इसका दोष भी हमने पढ़ा था। तो कौन सा होता है, रक्तज दोष होता है। तो ऑलरेडी यहां पे क्या हो जाएगा, रक्त विकृति से उत्पन्न होगा। रक्त युक्त मींस जो पस डिस्चार्ज होगा उसके साथ रक्त भी निकलेगा और उष्ण स्राव निकलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं पर्वणी की। तो दोस्तों जो पर्वणी है और जो अलर्जी है लगभग सेम है। यहां पर हमने मॉडर्न कोरिलेशन देखा था, लेक्टेन्युलर कीरेटोकंजक्टिवाइटिस। तो सेम चीजें दोनों, अलर्जी और पर्वणी दोनों सेम है, लेकिन अंतर क्या है, जो हमारी पर्वणी होती है वो क्या होती है, एक तरह से प्राइमरी कंडीशन मान ले तो वो क्या हो जाएगी हमारी पर्वणी। यहां पर हम बोल रहे थे कि कृष्ण और शुक्ल मंडल की संधि में ताम्र वर्ण का स्थूल वृत्ताकार शोभ मिलता है। इस वर्ड को ध्यान में रखें, स्थूल वृत्ताकार शोभ मिलता है। पर यहां पर कैसा मिलेगा, तनु वृत्ताकार शोभ मिलेगा, मींस थोड़ा छोटा मिलेगा। आगे बात करते हैं उपनाह की। अब उपनाह क्या होता है, नेत्र संधि में बड़े आकार की पाक रहित कंडु युक्त वेदना रहित ग्रंथि। अब दोस्तों इसको समझने के लिए आप मॉडर्न के अंदर सोचे। उपनाह के अंदर हमने बात करी थी लेक्राइमल सिस्ट के बारे में। अब सिस्ट क्या होता है, सिस्ट का मतलब होता है एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी के बारे में बात करते हैं। जो सिस्ट होता है उसको हम बोलते हैं फ्लूइड फिल्ड कैविटी। मींस कोई भी कैविटी है उसके अंदर क्या हो जाना, फ्लूइड का भरा हो जाना, वो क्या कहलाता है, सिस्ट कहलाता है। तो आप उसको सोचिए। तो उपनाह क्या होगा, नेत्र संधि में,
अब नेत्र की हमने संधियां पढ़ी थी 6 संधियां, कोई सी भी संधि में क्या होगा, बड़े आकार की, मतलब बड़े आकार की लार्ज पाक रहित। अब दोस्तों उसके अंदर ऑलरेडी पानी भरा हुआ है तो उसके अंदर पाक नहीं होगा, कभी भी सिस्ट के अंदर पाक नहीं होता, ये आप ध्यान में रखें। तो आप ध्यान में रखें ये कैसा रहेगा, पाक रहित रहेगा, ठीक है। कंडू युक्त होगा, ईचिंग होगी थोड़ी बहुत, और वेदना रहित ग्रंथि होती है। तो आपने देखा होगा जो सिस्ट रहता है लाइक लंप रहता है, हम दबाते हैं कभी इधर से उधर चल जाता है, वापस इधर से दबाएंगे इधर आ जाएगा, लेकिन कभी उसके अंदर पेन नहीं होता है। तो ये पूरा आप ध्यान में रखें, मॉडर्न को ध्यान में रखते हुए आयुर्वेद लिख दे। उपना क्या होता है, नेत्र की संधि में बड़े आकार की पाक रहित, जिसके अंदर पाक नहीं होगा, कंडू युक्त होगी मींस इचिंग होगी, और वेदना रहित ग्रंथि होगी, पेन नहीं होगा, तो वो क्या हो जाएगा, उपना हो जाएगा। इसका भी मैं साइड में आपको डायग्राम लगा दूंगा तो आपको समझने में आसानी होगी। आगे बात करते हैं कृमि ग्रंथि की। अब कृमि ग्रंथि क्या होता है, वर्तम पक्ष्म संधि और वर्तम शुक्ल संधि में कृमि निर्मित होकर कंडू और ग्रंथियों का बनना। अब यहां वापस हमको पता होना चाहिए कि वर्तम और पक्ष्म के बीच में संधि कौन सी होती है और वर्तम और शुक्ल संधि कहां होती है। तो वापस मैं समझाता हूं आपको, ये हमारी आंख है। अब क्या बोल रहा है, वर्तम और पक्ष्म। तो वर्तम जो होता है ये हमारी आईलिड, देन पक्ष्म का मतलब होता है ये आईलैशेस, जो बाल वाला एरिया है उसको बोलते हैं आईलैशेस। तो उसकी संधि में मींस यहां पर, और क्या बोल रहा है, वर्तम और शुक्ल संधि में। तो यहां भी मैंने आपको पहले बताया था, ये जो वर्तम है, ये जो हमारी लीड मार्जिन है, और ये जो है एरिया इसको बोलते हैं शुक्ल मंडल। तो यहां की संधि में ये दोनों जहां मिल रहे हैं, इन दोनों संधियों में क्या हो जाएगा, कृमि निर्मित हो जाएंगे, ठीक है। कृमि निर्मित होकर वहां पे क्या होगी, ईचिंग होगी और ग्रंथियों का निर्माण हो जाएगा, छोटी छोटी डेब्रीज बन जाएगी। तो आप ध्यान में रखें, इसका भी मैं साइड में आपको डायग्राम लगा दूंगा तो आपको समझने में आसानी होगी। अब दोस्तों आगे बात करते हैं कि यदि आपसे पुयालस पूछ लिया जाए, और पुयालस अगर आपको लिखना है तो आपको उसके अंदर क्या क्या पॉइंट लिखना है। तो सबसे पहली चीज तो मैंने डेफिनेशन आपको सभी संधिगत नेत्र रोग की भी समझा दी कि पुयालस होता है तो उसके अंदर क्या होता है, नेत्र की संधि में, कहां पे, कनिनक में शोफ होगा, इन्फ्लामेशन होगा, देन पाक होगा, और पाक होकर उसके अंदर से सांद्र दुर्गंधित पस का स्त्राव होगा। तो डेफिनेशन आपको सभी के अंदर लिखना है। पुयालस पूछा जाए या कोई भी नेत्र संधिगत नेत्रों की डिजीज नो के अंदर से कोई भी पूछ ली जाए, सबसे पहला काम आपका होना चाहिए कि आप उसके अंदर क्या लिखें, डेफिनेशन। देन ये जो बाकी चीजें है तीनों पॉइंट, ये तीनों पॉइंट मेरे जो पिछला वीडियो था उससे आपको बन जाएगा। नेक्स्ट क्या है, इसका अधिष्ठान संधिगत नेत्र रोग होता है। आपको ये लिखना है कि इसका अधिष्ठान संधिगत नेत्र रोग है। तो हमको पहले ही पता है कि पुयालस कौन सी डिजीज है, संधिगत नेत्र रोग की है। तो ये किसके अंदर आपको अधिष्ठान लिखना पड़ेगा, क्योंकि अधिष्ठान के अंदर संधिगत रोग आते हैं। तो आपको यहां लिखना पड़ेगा इसका अधिष्ठान संधिगत नेत्र रोग है। एक चीज पता चल गई, ये भी कॉमन चलेगा, सभी नोई डिजीज के अंदर आपको ये पॉइंट भी सभी के अंदर कॉमन लिखना है। देन आगे लिखना है, आचार्य सुश्रुत ने इसे सन्निपातज व्याधि माना है। तो पिछले वीडियो में हमने अधिष्ठान के रोग भी देखे थे, देन उसके बाद मैंने आपको दोष बताए थे, सन्निपातज होगा, रक्तज होगा, वातज होगा, पित्तज होगा, वो भी मैंने आपको बताया था। वहीं से आप सेकंड चीज लाइन यहां पे उठा लेंगे। तो ये जो पुयालस था कैसा था, सन्निपातज था, तो ये लाइन भी हमको वहां से पता चल गई। नेक्स्ट बात करते हैं, तो आचार्य सुश्रुत ने इसमें सीरा व्यद चिकित्सा बताई है। तो चिकित्सा की अब हमारे बात हो गई, चिकित्सा भी हमने बात करी थी, वहां पे सीरा व्यद की बात करी थी हमने, तो चिकित्सा भी हमें वहां से पता चल गया। तो एक ही चीज से हमने पूरी चीजें बना दी, आगे भी वही चीज हमारे काम में आ गई। अब यहां पर आपका ये डाउट होगा कि चिकित्सा मैंने ओनली एक पॉइंट बताया, बुक के अंदर बहुत सारा दे रखा है, आपने ऐसा कम क्यों बताया। अब यहां पर सोचने वाली बात है कि ओनली नेत्रगत रोग 76 है। अगर हम एक डिजीज के अंदर भी 4 पॉइंट चिकित्सा के याद करें, साथ ही मैं आपको लक्षण अलग से याद कराऊं और 76 डिजीज के आप याद करेंगे, तो बहुत सारे पॉइंट आपके पास हो जाएंगे, कम से कम 700-800 पॉइंट चिकित्सा के और लक्षण के इनके हो जाएंगे, जो कि याद करना फिजिकली पॉसिबल नहीं है। और याद हो भी गए तो वो एक दूसरे में क्या हो जाएंगे, मिक्सअप हो जाएंगे, और एग्जाम टाइम पे आपको कंफ्यूजन होगा। इसलिए हमें क्या करना है, कम याद करना है और अच्छा याद करना है। अब और क्या, अब इसके अंदर और क्या हम इंप्रूव कर सकते हैं, क्वालिटी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो मेरे जस्ट पिछला वीडियो आपने देखा हो तो उसके अंदर मैंने आपको कुछ कॉमन श्लोक बताए थे। कोई भी नेत्रगत रोग हो, अगर आपको लिखना है, अगर आपके पास मीटर कम हो रहा है, आप उसके अंदर क्या करें, निदान का श्लोक डाल दे, सामान्य निदान का, सभी नेत्र रोग में आएगा। आप उसकी सामान्य पूर्व रूप का श्लोक डाल दे, देन सामान्य संप्राप्ति का श्लोक डाल दे, देन उसकी चिकित्सा के अंदर कम से कम मैंने 8 से 10 श्लोक आपको बताए थे।
चिकित्सा आपको कम लगती है तो आप 3 से 4 श्लोक जो भी आपको अच्छे लगते हो सामान्य चिकित्सा का श्लोक लिखते हुए कुछ एसेसरी श्लोक यहां पर लगा दे तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से आपको लिखना है। यहां पर चिकित्सा आपको बुक के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा याद नहीं करना है क्योंकि ओनली नेत्र के अंदर 76 डिजीज है। अभी ENT बाकी है, मुख रोग, दंत रोग, शिरो रोग सभी पढ़ेंगे, सबकी चिकित्सा हमको याद करनी है। अब इतना सारा याद नहीं कर पाएंगे तो हम क्या करेंगे, थोड़ा याद करेंगे लेकिन अच्छा याद करेंगे। तो इस तरह से आप याद करने का तरीका अपना बनाएं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें और जिसने भी अभी तक मास्टरमाइंड समीर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।